हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने अभी तक क्या पढ़ लिया। हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के बारे में एक हल्की सी इन्फॉर्मेशन ले ली कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है। बाई लिपिड जो उसकी स्ट्रक्चर होती है, बाई लिपिड स्ट्रक्चर होती है उसकी, है ना। बाई लिपिड लेयर में वो प्रेजेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अभी तक हमने ये देखा कि इसमें दो लिपिड्स की लेयर प्रेजेंट होती हैं, साथ में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। जो प्रोटीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको अपन इंटेग्रल प्रोटीन बोलेंगे, और जो प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होते हैं उनको अपन पेरिफेरल प्रोटीन्स बोलते हैं। इसके अलावा हमने देखा था कि कुछ शुगर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये जो शुगर के मॉलिक्यूल्स है ये कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होते, या तो ये प्रोटीन के ऊपर प्रेजेंट होंगे। अगर प्रोटीन के ऊपर प्रेजेंट है तब हम इनको बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन, और या फिर ये लिपिड के ऊपर प्रेजेंट होंगे। जैसे यहाँ ये प्रोटीन के ऊपर प्रेजेंट है तो ये है ग्लाइकोप्रोटीन है। कुछ ऐसे डायरेक्टली ये यहाँ पे ये डायरेक्टली लिपिड के ऊपर प्रेजेंट है, तो इस तरह के कार्बोहाइड्रेट्स को मैं बोलूँगा ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है ना। और ये हमने पढ़ लिया है, इनकी इंपॉर्टेंस पढ़ ली है कि ये कैसे क्यों कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। हमेशा सेल के सरफेस के बाहर प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये एक तरह से एड्रेस का काम करते हैं सेल के लिए। ये हमें बताते हैं कि कौन सा सेल किस तरह का सेल है, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें ये कार्बोहाइड्रेट्स बताते हैं। उसके बाद हमने देखा था जो लिपिड्स, हमने लिपिड्स और प्रोटीन के बारे में देखा। जो लिपिड्स होते हैं, यहाँ पे जनरल एक डायग्राम है, जो लिपिड्स हैं वो लेटरल मूवमेंट कर सकते हैं, मतलब एक ही सरफेस से इधर को भी जा सकते हैं, इधर को भी जा सकते हैं, लेफ्ट साइड, मतलब जहाँ उनका मन करेगा एक ही सरफेस पे वो घूम सकते हैं। तो इस तरह की मूवमेंट को अपन क्या बोलेंगे, लेटरल मूवमेंट। तो अपन ये कहेंगे कि जो लिपिड्स होते हैं वो लेटरल मूवमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो लिपिड्स हैं, कुछ लिपिड्स क्या होते हैं वो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट भी कर सकते हैं, मतलब सरफेस एरिया जो जिस सरफेस में वो प्रेजेंट होते हैं वहाँ से वो मूव करके दूसरे सरफेस में भी जा सकते हैं। तो इस तरह की मूवमेंट को बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। इसके अलावा तीसरी जो एक मूवमेंट है, मतलब मान लो ये एक लिपिड है, तो लिपिड अपने सराउंडेड ऐसे से पूरा ऐसे सर्कल लगा सकता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रोटेशनल मूवमेंट। तो जो लिपिड्स हैं बेटा वो लेटरल मूवमेंट भी कर सकते हैं, रोटेशनल मूवमेंट भी कर सकते हैं, और फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट भी कर सकते हैं। एक और अगर दूसरी बात करें प्रोटीन की बात करते हैं, अगर मान लो यहाँ पे कोई प्रोटीन है, सपोज करो यहाँ पे कोई प्रोटीन प्रेजेंट है, तो प्रोटीन कभी भी फ्लिप फ्लॉप जो मूवमेंट है वो नहीं शो कर सकता। इसका मतलब प्रोटीन सिर्फ और सिर्फ क्या शो करेगा, सिर्फ और सिर्फ लेटरल जो मूवमेंट है वो शो करता है। तो जो प्रोटीन होगा वो हमेशा लेटरल मूवमेंट को शो करेगा, कभी भी प्रोटीन फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट को शो नहीं करता। चलो इसके बाद आज जो हमारा टॉपिक है, आज हम बार बार बोलते हैं ना कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बाई लिपिड्स की लेयर है। तो एक्चुअली में आज हम पढ़ने वाले हैं कि लिपिड, एक्चुअली में वो जो लिपिड है वहाँ पे ये लिपिड होता क्या है। तो आज लिपिड के ऊपर हमारा जो लेक्चर है वो बेसिकली फोकस रहेगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड्स होते हैं ना वो एक तरह के नहीं होते। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड्स है वो तीन तरह के होते हैं। कौन कौन सी कैटेगरी है, फोस्फोलिपिड है, ग्लाइकोलिपिड्स है, स्टीरोल्स है। अब देखो यहाँ पे ये जो फोस्फोलिपिड है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाने वाला सबसे कॉमन लिपिड है, ये सबसे कॉमन लिपिड है। कॉमन एंड मैं ये बोलूँगा कि अबंडेंट का मतलब होता है कि सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाने वाला। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई बताओ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो लिपिड है वो कौन सा, बेटा वो फोस्फोलिपिड होता है। अब ये क्या होता है फोस्फोलिपिड, सभी चीज़ों के बारे में आप आगे जाके देखते हैं। आगे है ग्लाइकोलिपिड। मैंने आपको हमेशा बोला था कि जब भी आपके सामने ग्लाइको वर्ड आ जाए, जब भी आपके सामने कौन सा वर्ड आ जाए, ग्लाइको वर्ड आ जाए, तो आप यहीं पे समझना कि यहाँ पे कोई ना कोई कार्बोहाइड्रेट इन्वॉल्व है ना। वो कार्बोहाइड्रेट कुछ भी हो सकता है। तीसरा है बेटा जो कैटेगरी है दैट इज स्टीरोल। अब स्टीरोल के बारे में आपने सुना होगा, कोलेस्टेरोल, एर्गेस्टेरोल, है ना। तो ऐसे कुछ स्टीरोल के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो सभी मॉलिक्यूल्स को एक एक करके समझेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे, जनरल से स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि लिपिड क्या होता है, लिपिड किस चीज़ से मिलकर बनता है। तो एक जनरल स्ट्रक्चर देखते हैं बेटा। जो लिपिड होगा ना, लिपिड हमेशा तीन ही तरह के एलिमेंट से मिलकर बनता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। देखो मैंने आपको क्या बताया था, आपको एक लेक्चर में मैंने क्या बताया था कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट होंगे उनमें जो लिपिड्स होते हैं ना वो हमेशा जो एलिमेंट होते हैं वो भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। और लिपिड में भी सेम है, लिपिड में भी अपने को यही तीन एलिमेंट देखने को मिलेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। लेकिन हम पहचानेंगे कैसे, मान लो हमारे सामने कोई एक केमिकल फार्मूला लिखा हुआ है, हम कैसे पहचानेंगे कि ये लिपिड है या कार्बोहाइड्रेट है। बड़ा सिंपल सा तरीका है। जब भी कार्बोहाइड्रेट की हम बात करेंगे, कार्बोहाइड्रेट में लिपिड जो ये तीनों एलिमेंट है वो इस रेशियो में प्रेजेंट होते हैं, 1 मतलब CnH2n
और ओ एन, मतलब ये हमेशा 1:2:1 में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, कैसे मैं बताता हूँ। जैसे अगर मैं बात करूँ कि अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पे अगर मैं n की वैल्यू 3 पुट कर दूँ, ठीक है, तो ये होगा C3, यहाँ पे 2 × 3 कर देंगे 6 आ जाएगा, H6 और O फिर 3। तो इस फॉर्म में ये हमेशा प्रेजेंट होंगे। मतलब जब भी आपको कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो 1:2:1 दिखे, आपने समझ जाना है कि जो भी आपके सामने ये गिवन मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल कौन सा है। ये मॉलिक्यूल हमेशा और हमेशा कौन सा होगा, कार्बोहाइड्रेट्स होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप देखोगे एक आपके सामने एक और मॉलिक्यूल है, उसमें क्या है, जो कार्बन है ना, जो कार्बन है वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। कार्बन एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है। तो आपने देख के समझ लेना कि ये वाला जो मॉलिक्यूल है वो कौन सा है, लिपिड का मॉलिक्यूल है। तो दोनों में क्या फ़र्क है, कार्बोहाइड्रेट में जो कार्बन और हाइड्रोजन की कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रेशियो क्या है, 1:2:1, सॉरी 1:2:1। और लिपिड में क्या होगा कि जो कार्बन होगा वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। मतलब ऐसा मान के चलो कि आपको 2-3 ऑक्सीजन देखने को मिलेंगे और कार्बन 30-40 प्रेजेंट हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होंगे एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो इसको देखते ही आप पता कर सकते हैं हाँ ये वाला जो मॉलिक्यूल है वो लिपिड का। अब देखो जो लिपिड्स होते हैं ना बेटा, जो लिपिड्स अपने को पता चल गया कि लिपिड्स 3 तरह के एलिमेंट से मिलकर बनते हैं। इसके अलावा जो लिपिड्स है ना, इनका जो मेन फंक्शन होता है ना, जो मतलब मेनली इसके और भी फंक्शंस होते हैं, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है लिपिड्स का, ये एनर्जी स्टोरेज का काम करते हैं। ऐसा मान के चलो कि बायोमोलिक्यूल में जो भी मॉलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल में मतलब कौन से, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, ऐसे तो और भी होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होगा, है ना। लेकिन मेजरली कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन की अगर मैं बात करूँ, इनमें जो कार्बन होता है ना, इससे अपने को एनर्जी मिलती है। और हमारी जो बॉडी है वो ग्लूकोज को एज ए एनर्जी सबस्टेट यूज़ करती है, ग्लूकोज को यूज़ करती है, मतलब कार्बोहाइड्रेट को यूज़ करती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि कई लोग जो फास्ट रख लेते हैं या लंबे टाइम तक खाना नहीं खाते किसी भी वजह से, तो उनकी बॉडी में फिर एनर्जी कहाँ से आती है, तो उनकी बॉडी क्या करती है, पहले कार्बोहाइड्रेट को यूज़ करेगी। जब बॉडी में कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया, फिर बॉडी यूज़ करेगी लिपिड्स को। और लिपिड्स में जो एनर्जी होती है ना, वो कार्बोहाइड्रेट से कहीं ज़्यादा पाई जाती है। इसलिए ये जो लिपिड्स होते हैं ना, ये क्या काम करते हैं, ये अपने एनर्जी स्टोरेज का भी काम करते हैं। उसके अलावा अगर लिपिड की मैं बात करूँ, लिपिड किससे कैसे बनते हैं, लिपिड में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है ग्लिसरॉल और एक होता है फैटी एसिड। क्या होगा लिपिड में, ग्लिसरॉल और साथ में क्या होगा, फैटी एसिड। ये दोनों मिलेंगे, ये दोनों मिल जाएंगे आपस में, तो क्या बन जाएगा, एक अपने पास क्या बन गया, एक लिपिड बन जाएगा। तो कैसे होगा, तो लिपिड कैसे बनेगा, किस तरह से बनेगा, इसको समझते हैं। तो उसको समझने के लिए पहले देखते हैं ग्लिसरॉल क्या होता है और फैटी एसिड क्या होता है। चलो, तो ये बेटा लिपिड का मॉलिक्यूल है। देखो यहाँ पे ये वाला मॉलिक्यूल जो है वो ग्लिसरॉल का है, और ये नीचे फैटी एसिड लगा हुआ है। ये देखो फैटी एसिड, ये नीचे क्या लगे हुए हैं, फैटी एसिड। अब ये सैचुरेटेड क्या है, अनसैचुरेटेड क्या है, यहाँ पे फॉस्फेट का क्या काम है, इसको भी समझते हैं। थोड़ी सी धीरज रखो यार, सब करेंगे, अच्छे से करेंगे। चलो पहले ग्लिसरॉल को समझते हैं। ग्लिसरॉल क्या होता है, देखो ग्लिसरॉल क्या होता है, ग्लिसरॉल एक मॉलिक्यूल है सिंपल, 3 कार्बन का बना होगा। यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे दूसरा कार्बन, यहाँ पे तीसरा कार्बन, और हर कार्बन के साथ अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊँ ऐसे होगा, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, यहाँ पे OH, हर कार्बन के साथ एक OH लगा होगा, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, और बाकी जितनी भी जगह बचेगी खाली, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। और यही स्ट्रक्चर अपनी कहाँ बनाई है, ये जो नीचे स्ट्रक्चर बनी है ना डायग्राम में, यही सेम स्ट्रक्चर है। तो ग्लिसरॉल बेसिकली क्या होता है, ग्लिसरॉल बेसिकली 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल होता है, जिसमें हर कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है बेटा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH को हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी बोलते हैं, OH को हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी बोलते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री वाले सर ने या मैम ने आपको बताया होगा। चलो उसके बाद आगे बात करते हैं कि क्या होगा ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल एक सिंपल मॉलिक्यूल है, 3 कार्बन का बना होता है, और हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होगा। अब देखो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो इसका मतलब क्या, इसका नेचर क्या हुआ भाई, ये बेसिक होता है। इसका क्या मतलब है कि जो ग्लिसरॉल होता है ना वो बेसिक नेचर का होता है। ग्लिसरॉल क्या होगा, बेसिक नेचर का। देखो एक होता है कार्बोक्सिल ग्रुप, COOH, ये होता है बेटा एसिडिक। ये कौन सा होगा, एसिडिक ग्रुप का होगा। एसिडिक आपने देखा हो ना, COOH एसिड के लिए यूज़ करते हैं। तो OH जो होता है बेटा वो बेसिक होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो अपने को ग्लिसरॉल समझ आ गया। ठीक है, आगे बात करते हैं फैटी एसिड के बारे में भी। फैटी एसिड क्या होते हैं, अब देखो जो फैटी एसिड है ना, कुछ नहीं है, ये कार्बन की लंबी लंबी चेन्स होती हैं। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5, ऐसे करके ना बहुत से कार्बन होता है। लेकिन एंड में, बिल्कुल एंड में क्या लगा गया, कार्बोक्सिल ग्रुप लगा होगा, COOH, ये एंड पे लगा हुआ। जब भी आपको ऐसा मॉलिक्यूल दिख जाए, इसके एंड पे क्या लगा हुआ है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, और आगे पूरी की पूरी
कार्बोहाइड्रो मतलब हाइड्रोकार्बन की चेन लगी हुई है। तो आप समझो भाई ये क्या है, फैटी एसिड। और मैंने क्या बताया था कि जब भी लिपिड की बात करोगे ना, लिपिड में बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको कार्बन देखने को मिलेगा। अब फैटी एसिड को ही देख लो, बहुत ज़्यादा कार्बन है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी, 2 ही ऑक्सीजन है, बाकी सारे के सारे क्या है, फैटी एसिड है। ठीक है, चलो ये बात। दूसरी बात, अब ये जो फैटी एसिड होते हैं ना, अच्छा ये जो फैटी एसिड है ना बेटा, ये बायोमोलिकुलर चैप्टर में भी आएंगे, तो वहाँ पे अपन फिर से इन चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करेंगे भी क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, तो ये आगे उस चैप्टर में भी आएगा। लेकिन इस चैप्टर में देखो बेटा, अपन मेम्ब्रेन को पढ़ रहे हैं, मेम्ब्रेन की स्टडी के लिए अपने को थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए ना। अब सर बार बार बोलते रहेंगे लिपिड लिपिड लिपिड, तो बच्चों को पता नहीं चलेगा, तो ऐसे पढ़ने का बेटा फायदा क्या है। तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि फैटी एसिड के बारे में थोड़ा सा अभी बता रहा हूँ, बाकी डिटेल में इसको आप कहाँ पढ़ेंगे, डिटेल में आप इसको पढ़ेंगे अपने बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में। अब यहाँ पे अगर आप फैटी एसिड की बात करते हैं, तो फैटी एसिड भी बेटा अपने पास 2 तरह के होते हैं। देखो ध्यान से सुनना, 2 तरह के फैटी एसिड होंगे हमारे पास। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ फैटी एसिड अपने पास कितने तरह के हैं, 2 तरह के। अब एक तो फैटी एसिड ऐसे होंगे जिनमें कार्बन 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 बहुत से कार्बन आपने को देखने को मिलेंगे, और एंड में कार्बोक्सिल ग्रुप लगा होगा। मतलब सभी के सभी कार्बन में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। जितने भी आप कार्बन देखोगे ना, सारे के सारे कार्बन में क्या होगा, हमें हमेशा सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो इस तरह के फैटी एसिड जिनमें सभी कार्बन में सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा, ऐसे फैटी एसिड का नाम है सैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड। और ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई ना कोई ऐसा कार्बन आ गया, ऐसा भी तो हो सकता है कि ऐसे फैटी एसिड की चेन थी, लंबी से पूरी चेन थी, बहुत लंबी थी, ठीक है, और बीच में किसी के पास क्या था, डबल बॉन्ड था, है ना। ये ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है। तो ऐसे फैटी एसिड जिनमें अगर किसी एक कार्बन में भी डबल बॉन्ड आ गया ना, तो ऐसे फैटी एसिड को हम क्या बोलेंगे बेटा, ऐसे फैटी एसिड को बोलेंगे हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है ना। तो ऐसे फैटी एसिड जिनमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, वो सारे के सारे फैटी एसिड होते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड। और ऐसे फैटी एसिड जिनमें सभी के अंदर क्या पाया जाता है, मतलब सभी के अंदर नहीं, एक आधे के अंदर भी अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया गया, तो उस तरह के फैटी एसिड को अपन क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है बेटा। तो ये डायग्राम देखने, देखो ये डायग्राम है, यहाँ पे ये सारे के सारे कार्बन जितने भी यहाँ पे एंड में क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, सभी के सभी कार्बन में क्या है, सिंगल बॉन्ड, है ना। और अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, नीचे ये कार्बोक्सिल ग्रुप है यहाँ पे एंड में, और बीच में किसी एक के पास क्या प्रेजेंट था, यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट था। तो इसलिए ये कौन सी कैटेगरी में आ गया, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। मान लो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट होता ना बेटा, तो भी ये क्या था, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी बेटा 2 तरह के होते हैं, ध्यान से सुना इसको, ये भी 2 तरह के होते हैं। कैसे, अगर तो किसी सिंगल मतलब सिंगल कार्बन है, सिंगल कार्बन में के अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, तो ये मैं बोलूँगा, इसको बोलूँगा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अगर मान लो एक से ज़्यादा कार्बन के अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है, मान लो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, है ना, या फिर यहाँ पे मान लो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, तो इस तरह को मैं बोलूँगा पॉली मतलब मैनी पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, है ना, पॉली मतलब मैनी। ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ क्या देखा कि हमने देखा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके ऊपर जो लिपिड्स हैं वो 3 तरह के होते हैं, और फिर उसके बाद लिपिड को समझने की कोशिश की, लिपिड किस तरह से बनता है, फिर उसके बाद हमने ग्लिसरॉल फैटी एसिड की स्ट्रक्चर देखी। तो आगे की जो इन्फॉर्मेशन है, जो प्रॉपर्टीज़ है, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।